हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक्स का सिविक्स का सेकेंड चैप्टर का पार्ट 3। तो इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट करके लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा पर जाके देख सकते हैं आप उन वीडियोस को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो घंटी है ना उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़। तो बहुत सारे लॉन्ग नेगोशिएशंस का मतलब है बहुत सारे लॉन्ग डिस्कशंस, डिबेट्स, इन सब के बाद जो दोनों पार्टीज थी मींस ब्लैक पार्टी और वाइट पार्टी दोनों ने एग्री कर लिया कि अब वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। द वाइट एग्रीज टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो अब वाइट ने भी एग्री कर लिया है जो प्रिंसिपल है मेजॉरिटी रूल का, और अब का है कि एक इंसान का एक ही वोट होगा। They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers। और अब वो इसके लिए भी एग्री हो गए कि अब वो कुछ बेसिक राइट देंगे पुअर को और वर्कर्स को, ठीक है। The blacks agreed that the majority rule would not be absolute। और वाइट ने भी ब्लैक्स ने भी एग्री कर लिया कि जो मेजॉरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। They agreed that the majority would not take away the properties of white minority। तो अब वो इसके लिए भी मान गए कि जो वाइट्स की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं लेंगे मेजॉरिटी। दिस कॉम्प्रोमाइज़ वॉज नॉट ईजी। और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ था ये ईजी नहीं था क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने वाइट्स ने तो कितना बुरा किया ब्लैक्स के साथ, लेकिन ब्लैक्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो कैसे ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसको लिया जाएगा। Even if they manage to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future। अगर उन लोगों ने मान लिया कि वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे तो क्या ही गारंटी है उनके पास कि ये जो ट्रस्ट है ये टूटेगा नहीं बाद में, क्योंकि पहले भी एक बार टूट चुका है ना, तो कैसे वो मान ले। The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide by। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए इन सारी सिचुएशन में एक ही उपाय बच गया था कि वो सारे जो रूल्स हैं उनको लिखे जैसे कि गेम्स पे लिखते हैं और जिसमें सबको फॉलो करना होता है। तो इसी रूल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। These law lays down how the rules are to be chosen in futures। तो अब ये जो रूल्स है ये इसलिए डाले गए कि कैसे जो रूलर्स है वो फ्यूचर में चुने जाएंगे। These rules are also determine what the elected government are empowered। तो अब ये भी डिटरमाइन करेगा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनको कितना पावर दिया जाएगा टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। तो कितना वो यूज़ कर सकते हैं और कितना नहीं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। और इन रूल्स के कारण ही जो राइट्स है सिटीजन का उसको डिसाइड कर लिया गया। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी ईजिली। और ये रूल्स तभी वर्क करेंगे जब जो विनर है वो इन रूल्स को ईजिली चेंज ना कर सके, ठीक है। मान लो जो मेजॉरिटी है वो कभी भी इस रूल को चेंज ना कर सके, या फिर माइनॉरिटी अगर विन करती है तो वो भी इस रूल को चेंज ना कर सके, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन्स डिड। और यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। और उन्होंने भी एग्री कर लिया कुछ बेसिक रूल्स पे। विल बी सुप्रीम दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज। और ये सारे जो रूल्स हैं ये सुप्रीम रहेंगे और कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये सेट है ना बेसिक रूल्स का, इसको ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है ना ये यूनिक नहीं था साउथ अफ्रीका में। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो बहुत सारे हर कंट्री में अलग अलग टाइप्स के लोग हैं। देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। और उनका जो रिलेशनशिप है वो इतना बुरा नहीं हुआ होगा जैसे कि साउथ अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक्स का था।
बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट. लेकिन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, हर जगह पे बहुत सारे लोगों के बीच अलग अलग ओपिनियंस और इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. भले ही डेमोक्रेटिक हो या ना हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बेसिक रूल्स होने चाहिए. देखो यार, आज घर के पास में काम चल रहा है ना, इसीलिए बहुत सारी आवाज़ें आ सकती हैं. तो अभी भी आप देख रहे हो कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है वीडियो में, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, वीडियो तो बनाना ही है ना. ठीक है. दिस अप्लाइज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट. तो ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही अप्लाई नहीं करना है. एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी एसोसिएशन हो, उसको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन रखना ज़रूरी है. इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया. ये क्लब भी हो सकता है आपके एरिया में. ठीक है. अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, या फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है. दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक लोग ही इसको लेंगे. आप जैसे भी कोई भी जगह जाते हो, मतलब कोई भी नया गेम खेलते हो, तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं ना. जैसे आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो या तो 2 प्लेयर्स का होता है या फिर 4 प्लेयर्स का होता है. ठीक है. ऐसे कुछ कुछ रूल्स होते हैं. फुटबॉल्स में भी रूल बहुत सारे होते हैं, क्रिकेट में भी रूल्स होते हैं ना. तो आप उन सारे रूल्स को फॉलो करते हो और सबको वो फॉलो करना होता है. तो हम उसको भी एक टाइप ऑफ उस गेम का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कंट्री का एक सेट ऑफ रिटन रूल का एक सेट होता है. ठीक है. जो कि सबको एक्सेप्ट करना होता है जो भी रह रहे हैं उस कंट्री में. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक सुप्रीम लॉ होता है जो हमें डिटरमाइन करता है कि जो हम लोग एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बना के रखें, या फिर लोग और गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशंस है ना, उसको मेंटेन रखें. मतलब कोई ज़्यादा पावर में ना रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके आधार पे, जो रूल्स के आधार पे. अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. और एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीज़ें करता है. फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. तो सबसे पहली चीज़ जो ये करता है कि ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन की एक डिग्री को जनरेट करता है. कि मतलब आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही नेसेसरी है अलग अलग टाइप के लोगों को एक जगह पे रहने के लिए, साथ में रहने के लिए. ठीक है. सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू मेक विच डिसीजन. ठीक है. और दूसरा, ये रूल बनाते हैं कि एक और बेनिफिट हमें ये देते हैं कि जो भी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, तो वो उसको स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से चीज़ों को बनाने के लिए, कौन कौन से डिसीजंस लेने के लिए किसके पास क्या पावर है. Third, it lays down the limits on the power of government and tells us that the rights of citizens are and. और तीसरा यही है कि वो गवर्नमेंट को बताते हैं कि उसका कितना पावर है, लिमिट्स देता है पावर्स पे गवर्नमेंट की, और बताता है कि जो राइट्स है सिटीजन्स की वो क्या है. और लास्ट जो है, मतलब ये लास्ट नहीं है, मतलब बेसिक कि हमें बता रहे कि बेसिक इसकी नीड्स क्यों थी. मतलब क्योंकि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं होता है, लेकिन कुछ बेसिक रूल्स ऐसे होते हैं जो उसको थोड़ा सा अच्छा रहता है उसके लिए. फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पायरेशन ऑफ पीपल्स अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. और चौथा, ये एक्सप्रेस करता है एस्पायरेशन जो कि लोगों के बीच में होता है, जिससे कि वो एक गुड सोसाइटी को क्रिएट कर सके. ठीक है. ऑल कंट्रीज़ दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक. जितने भी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ जो भी हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक की हो. बट ऑल कंट्रीज़ दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस. लेकिन जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. जो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ जो वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बाद जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया. आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा हिस्ट्री में,
उसमें भी उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया. Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution. और इसके बाद से ये एक प्रैक्टिस बन गई कि जितनी भी डेमोक्रेटिक जगह है उन सबके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रूल बुक जो कि सबको उन रूल्स को फॉलो करना है जो भी उस कंट्री में रह रहे हैं. द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब हम देखेंगे जो कि हमारा इंडियन का भारतीय संविधान है वो कैसे बना. तो क्या है टाइटल हमारा? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. जैसा कि साउथ अफ्रीका का आपने स्टोरी देखा, वैसे ही इंडिया का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद बना है, उनके बीच में ही बना है. मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन बहुत सारे थे. आपको पता है कि ब्रिटेन ने हम पे कॉलोनीज़ बना बना के पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था. The making of constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बनाने के लिए था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ के साथ, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो कोई इजी वर्क नहीं है. आपको पता है कि कितने सारे अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, क्रिश्चियन, सब हैं अलग अलग टाइप्स के, हैं ना. अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई बिहारी, तो अलग अलग टाइप्स की लैंग्वेजेस बोलते हैं ना. तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद सबको इक्वल राइट्स देना कितना मुश्किल होगा. कितनी सारी अनडेमोक्रेटिक चीज़ें होती थी पहले. तो अब इन सबको जो इक्वल राइट्स को देने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो भी बनाना कोई इजी वर्क नहीं होगा. इसीलिए तो 3 साल लग गए उसे बनाने में. एट दैट टाइम the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizen. और उस समय जो लोग थे भारत के, वो सब इमर्ज हो रहे थे एक स्टेटस जो कि सब्जेक्ट्स का है, वो भी सिटीजन्स होने का. ठीक है. द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. और जो ये कंट्री बॉर्न हुई थी, मतलब पैदा जब हुई थी, तब इसमें क्या हुआ था? रिलीजियस डिफरेंसेस के कारण इस पर पार्टीशन हुआ था. आपको पता है ना, पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था पार्टीशन. दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. और ये बहुत ही ट्रॉमेटिक टाइप का एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग टाइप का. मतलब ट्रॉमेटिक मतलब भयंकर टाइप का. उनके लिए कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था. आप समझने की कोशिश करो. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. और दोनों तरफ ही 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे. वो भी किस वायलेंस के रिलेशन में? पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस के रिलेशन में. There was another problem. और वहाँ पे एक और प्रॉब्लम था. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India और with पाकिस्तान और remain independent. और ये तो एक सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिश के रूलर्स थे उन्होंने प्रिंसिपली स्टेट्स के ऊपर ही दे दिया था कि अब आप डिसाइड करो आपको इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में जाना है, या फिर आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहना है. ठीक है. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. और जो मर्जर था इस प्रिंसली स्टेट का वो एक डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन टास्क था. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, the future of the country did not look as secure as it does today. और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो फ्यूचर था इंडिया या फिर पाकिस्तान का, वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इतना ब्राइट नहीं दिख रहा था जैसे कि आज हमें दिखता है. इतना क्लियर नहीं था, सिक्योर भी नहीं था. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और उनके बीच बहुत सारे एंजाइटीज़ थी, बहुत सारा मतलब डर भी था, गुस्सा भी था इन सब के बीच. ठीक है. द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब देखेंगे हम जो पाथ था कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ. पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास. वो क्या था? चलिए देखते हैं. अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ consensus about what a democratic India should look
तो जैसे कि साउथ अफ्रीका में बताया गया कि कैसे डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका दिखेगा, वैसा इंडिया में बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग सब थे यूनाइटेड। मतलब इंडियंस यूनाइटेड थे, एक तरफ पाकिस्तान यूनाइटेड थे। मतलब कहेंगे ये भी नहीं कि पूरी तरीके से यूनाइटेड थे, क्योंकि बंटवारा तो हो ही गया था ना। बट हम सबको पहले से ही पता चल गया था कि डेमोक्रेटिक होने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हम इतने साल से ब्रिटिश रूल के अंदर थे। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। और हमने इतनी बार फ्रीडम स्ट्रगल की, उसमें भी इतनी सारी चीज़ें हमें पता चल ही गई थी। ठीक है। अवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था एक फॉरेन रूल की तरफ। इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू rejuvenate our country and to transform our society and politics। तो ये सिर्फ हमें अपना जो कंट्री है उसको ट्रांसफॉर्म करना था, अपनी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को भी ट्रांसफॉर्म करना था, रिजुवेनेट करना था। ठीक है, मीन्स टाइप ऑफ रेनोवेशन चाहिए था। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence। और वहाँ पे बहुत सारे शार्प डिफरेंसेस थे कि बहुत सारी ओपिनियंस अलग अलग टाइप की थी। अब जाहिर सी बात है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने टाइप के लोग हैं, तो बहुत सारे ओपिनियंस तो होंगे ही कि जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो इंडिया को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे। और ऐसे डिफरेंसेस तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। लेकिन फिर भी जो बेसिक आइडियाज़ थे वो ऑलमोस्ट सब ने एक्सेप्ट किए थे। As far back in 1928, अब पीछे चलते हैं हम लोग 1928 पे, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो मोतीलाल नेहरू ने और अदर कांग्रेस लीडर्स ने, जो कि 8 और अदर कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, मतलब बनाया था इंडिया के लिए। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। और जो ये कराची पे जो सेशन हुआ था 1931 में, उससे और अच्छे से पता चल गया कि जो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा दिखना चाहिए। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise। और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बाद एक कंक्लूजन आया कि जो इंडिया का जो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने क्या कमिट किया कि हमें एक इंक्लूजन लेना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का। मीन्स ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू वोट। बट इसमें एज लिमिट्स अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पे 10 ईयर्स के बाद का भी हो सकता है, 12 का भी, 15 का भी। लेकिन इंडिया में क्या है, 18 ईयर्स के बाद। ओके, Thus some right to freedom and equality and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India। और भी बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी प्रोवाइड करना और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना ज़रूरी था। Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। और इसी तरीके से बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ जो थे वो एक्सेप्ट हो गए थे बहुत सारे लोगों के द्वारा, उससे भी पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो मिले और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की तैयारी में लगे। The familiarity and political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। और जो ये फैमिलैरिटी है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वगैरह पे और कॉलोनियल रूल पे, इन सब ने हमें हेल्प किया कि ताकि हम अच्छा से एक डेवलप कर सकें एक एग्रीमेंट जो कि इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हम डेवलप कर सकें। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। और जो ब्रिटिश रूल था उसने वोटिंग राइट्स सिर्फ कुछ को ही दी थी, कुछ ही को प्रदान की थी। ठीक है, ऑन दैट बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। इसी के कारण उनकी बहुत ही वीक लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस हुई। इलेक्शंस वे हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर इंडिया। और बहुत सारी असेंबलीज इलेक्शंस हेल्ड हुए, मतलब इलेक्शन तो एक ही हुआ हेल्ड 1937 पे, और बहुत सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स और मिनिस्ट्रीज जो थे पूरे ब्रिटेन के, ब्रिटिश इंडिया के, वो आए। These were not fully democratic governments। और ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी नहीं थे।
but the experience gained by Indians in the working of legislature institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution. और ये जो legislature institution ने जो prove किया कि जो ये बहुत ही यूज़फुल है हमारी कंट्री के लिए कि हम उसके खुद के इंस्टीट्यूशन को सेटअप करें, ठीक है, एंड वर्किंग इन देम, और उसमें हम वर्क करें. दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और इसी तरीके से उसने बहुत सारे मतलब बहुत सारे लॉज अलग अलग कंट्रीज से भी लिए. जैसे कि बहुत से लॉज उसने ब्रिटिश से भी लिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 वो भी किसी का देख के किसी कंट्री का लिया गया है. तो हम इसके आगे का, चलो एक ही पैराग्राफ बचे, इसको डिस्कस कर लेते हैं. Years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. और बहुत सालों तक इस पे थिंक करना कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके के लॉज होने चाहिए, कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसका एक अलग ही बेनिफिट्स था. Our leaders gain confidence to learn from other countries but on our own terms. हमारे जो लीडर्स थे उनको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज से भी कैसे लॉज लेने चाहिए उस पर भी डिस्कशंस किए, डिबेट्स किए, लेकिन लिए उनके जैसे, लेकिन अपनी पॉलिसीज़ के आधार पर. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US. तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रैक्टिस जो कि ब्रिटेन में हुआ था उससे, और बिल ऑफ राइट्स जो थे यूएसए में, उससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. और जो ये सोशल रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए, इंडिया के बहुत सारे लीडर्स, कि हमें एक सोशल और इकोनॉमिकली इक्वालिटी को देना चाहिए. Yet they were not simply imitating what others have done. लेकिन वो सीधा सीधा उसको कॉपी नहीं कर रहे थे कि जो दूसरों ने किया था. At each step they were questioning whether these things suited our country. तो हर जगह पे वो सोचते थे, क्वेश्चन करते थे एक दूसरे को कि क्या ये हमारी कंट्री को सूट करेगा. All these factors contributed to the making of our constitution. और ये सारे फैक्टर्स हमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने. तो इसके बाद का हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़.